इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इससे ये ऐसा लगता है कि इस पूरे इलाके में तनाव और बढ़ाने के लिए हो सकता है इस्तेमाल किया गया हो। ये मेरा प्रश्न है, मुझे नहीं पता कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है उससे लगता है कि ये प्रश्न बड़ा वाजिब बनता है कि उस पूरी बातचीत हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, या रोकने के प्रयास जो हो सकते थे उसको डिरेल कर दिया गया है। किसने गिराया ये सवाल तो अब इरेलेवेंट हो गया, अब तो हो गया है, अब उसके आगे का है। क्या आपका क्या असेसमेंट है कंवर साहब? देखिए, कौशिक साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई, उनके बहुत से पॉइंट्स बहुत वैलिड हैं, ज्यादातर शायद एक आध उनका काफी पुराना अनुभव भी है इस क्षेत्र से, बीबीसी के समय से। मेरा कहने का मतलब ये है कि आने से पहले उन्हीं ने जरूर बातचीत की होगी जॉर्डन के किंग से और इजिप्ट के गवर्नमेंट से, वो दोनों राजी रहे होंगे, उनसे मिलने पर तय हुआ होगा। मगर ये है कि इस समय जो जॉर्डन की हालत इतनी ज्यादा, और तमाम अरब देशों में जिस तरह के डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, जिस तरह के आक्रोश है जनता के बीच में, इन लोगों को अपनी गद्दी का भी खतरा है। इनको ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो ना हो कि इंतिफादा, दोबारा से एक इंतिफादा खड़ा हो जाए। अभी तो वो इजराइल के खिलाफ है, और अगर वो कोई बहुत ज्यादा ऐसा स्टेप्स लेते हैं, ऐसे कदम उठाते हैं जिससे इजराइल को फायदा होता है, जैसा पहले वो कर देते थे थोड़ी बहुत मदद, लेकिन ये कि अब अगर वो करेंगे तो उनके खिलाफ भी डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, उस गवर्नमेंट के खिलाफ भी। तो ये जो आक्रोश है वो सारी जगहों पे है, जिनको इस वक्त जो सब, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ जो, अच्छा, ये सभी देश वो देश हैं जो कि बहुत घनिष्ठ मित्र हैं अमेरिका के, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, जॉर्डन हो या इजिप्ट हो, ये सब के सब बहुत घनिष्ठ मित्र हैं और बड़े स्पेशल रिलेशन हैं। यही नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया को तो अमेरिका जो है उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है बगैर उनके, और सब कुछ है। लेकिन ये कि पिछले कुछ समय से लगातार दूरियां भी बढ़ती चली जा रही हैं सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में। इस समय ये जो हालात हैं वो खराब हैं। मैं समझता हूँ कि यही एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से इन देशों के किंग अब्दुल्ला और प्रेसिडेंट सीसी ने मिलने से इनकार कर दिया और वो मीटिंग कैंसिल हो गई। मैं समझता हूँ अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा होगा। उन्होंने कभी इस बात को सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो उनके खास मित्र हैं वो उनसे मिलने से इनकार कर दें। देखिए, जिस तरह की रिपोर्ट्स अरब देशों से आ रही हैं, और यही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में भी जिस प्रकार के डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, उनको ये लगता है कि इस समय बात करना ठीक नहीं है, इसलिए कि बात करने से मसला नहीं हल होने जा रहा। कुछ उनको फिलिस्तीन को इजराइल कोई कंसेशन देने पे। अगर सर ये जो बात ईरान ने कही है, ओआईसी के लिए एक आह्वान टाइप का किया है कि आप इजराइल का बहिष्कार करें, उसके साथ व्यापार न करें, उनके राजदूतों को निकाल दें, उसके साथ तेल का लेन देन न करें, क्या ईरान को ये आशंका है कि इस लपेटे में वो भी निपटा दिए जा सकते हैं? क्वेश्चन मार्क है, इसलिए वो आगे बढ़ बढ़ के इस तरीके के बयान दे रहे हैं। अदरवाइज इसको शांत करने की बजाय आप पूरी एक क्लैरियन कॉल दे रहे हैं वहां पे, इसका क्या मतलब है? देखिए, ईरान का तो नॉन स्टैंड है, वो इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। नंबर वन, वो मानते ही नहीं। वो तो कहते हैं कि ये तो एक आउटपोस्ट है वेस्टर्न नेशन की, वहां पे इसका जब तक रहेगी इससे टेंशन ही अरब वर्ल्ड में रहेगा, डिवीजन रहेगा, और इसके वो पूरी तरह से खिलाफ है। और दूसरी बात ये कि वो इस तरह की वॉर में जो इस समय चल रही है वो उसमें खुल के हमास का साथ दे रहे हैं। अभी तक किसी और देश ने हमास का साथ खुल के नहीं दिया है, लेकिन ईरान खुल के उनका साथ दे रहे हैं। हिजबुल्लाह जो उनकी एलाई हैं इस क्षेत्र में, वो भी उनके साथ हैं। और इस समय ईरान की अच्छी छवि अरब देशों में भी नजर आ रही है, मुस्लिम कम्युनिटी में वहाँ के खास तौर से काफी प्रेशर उसकी वजह से और ज्यादा अरब देशों के ऊपर बन रहा है। आम जनता में मैंने कई जगह बात की, उनका यही कहना था कि भाई ईरान अकेला देश है जो हम लोगों को खुल के सपोर्ट कर रहा है, बाकी कोई देश इस तरह के नहीं आए। कतर में भी तो है, इस्माइल कतर में ही तो है जो हमास के नेता है, तो कतर को आप मान के चलिए वो भी उसमें शामिल है। वो है जरूर, लेकिन इस तरह से खुल के बाइकआउट कर दो और पूरा इजराइल का बहिष्कार कर दो,
वो इस तरह नहीं मानते। वो सिर्फ 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं। वो उनके बड़े घनिष्ठ संबंध अमेरिका से भी हैं। वो ओस्लो अकॉर्ड पे उनका विश्वास है, जो अरब लीग का रेजोल्यूशन है उस पे। और अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज्यादा कोई अहमियत है भी नहीं, इसमें तो 4-5 देशों की नहीं। तो अगर सर कतर के पास अगर वो आदमी बैठा हुआ है जो ड्राइव कर रहा है, तो उसके अब मसला वहां फंस रहा है कि मेरे आदमी 200 छोड़ दो तो हम ले रुक सकते हैं। तो एक पहल वहां से हो सकती है कतर के ऊपर, कतर दबाव बनाए कि आप उनके बंधकों को छोड़िए। नहीं, इस वक्त कोई किस पोजीशन में नहीं है कि भाई हस्तक्षेप करे इस मसले पे, इसलिए कि पब्लिक ओपिनियन हर जगह बहुत खराब है। उनको अपनी अपनी ओपिनियन, अपनी छवि बनाए रखने का प्रयास हो रहा है। सऊदी अरेबिया ने तो एक दो बार इस तरह के वहां के लोगों ने मेंशन भी किया कि कहीं ऐसा ना हो कि सेकेंड इंतफादा ना हो। सऊदी अरेबिया इस वक्त सोशल स्कीम्स के लिए कई बिलियन डॉलर उन्होंने पब्लिक को बांटने का फैसला कर रखा है, देने का, ताकि पब्लिक खुश रहे, जैसा कि उन्होंने इससे पहले भी कर चुके हैं। तो वो तो नहीं, अगर सर अगर ये लॉजिक से हम लोग चलेंगे, तब फिर ये बात मैं कह रहा हूं कि हमास और इजराइल के बीच की लड़ाई नहीं है। फिर तो हमें इसको डिफरेंट एंगल से देखना पड़ेगा। फिर ये विचारधारा की लड़ाई नहीं, तो फिर गलत, फिर हम लोग इन द सेंस कि जो लोग इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत प्रयास कर रहे हैं कि हमास और इसके बीच में कुछ टाई अप हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर हो सकता है कि 4-6 दिन के बाद हालात बदल जाएं। ये सब अरब मित्र देश हैं, ये अमेरिका को नहीं अबेंडन कर सकते। इनके संबंध हैं इजराइल से बड़े घनिष्ठ सबके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इस समय की जो स्थिति है, जो अभी फॉरेन स्थिति है, उसको देखते तरह के डिसीजन ले रहे हैं। इस तरह की पहले भी हो चुका है कि थोड़ा सा टफ रेजोल्यूशंस आए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको उन्हीं ने मेलो डाउन कर। जी पिनाक सर, ईरान ये कह रहा है या इस्लामिक देश ये कह रहे हैं, ईरान को ही क्यों बार बार कहें, सब जितने हैं वहाँ के, जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, टर्की हो, यमन हो और लेबनान हो, सीरिया हो, या उस इलाके के जितने देश हैं इस्लामिक कंट्रीज़, वो ये कह रहे हैं कि इजराइल अमेरिका की शह पर ये कर रहा है और अमेरिका उसको इस बात के लिए बढ़ावा दे रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले जो बाइडन का ट्वीट है, वो तो मतलब कह ही रहे कि हम इजराइल के साथ अंतिम सांस तक खुल के खड़े हैं और उसको अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। इस आरोप के आलोक में जो कुछ हो रहा है वहाँ पे, ये एक बहुत टफ टाइम अमेरिका के लिए और इस्लामिक कंट्रीज़ के लिए हो गया है। आप इसको देखते हैं कि ये एस्केलेशन यहाँ नहीं रुकने वाला, क्योंकि अब तो कॉर्नर कर दिया आपने अमेरिका को भी। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बहुत चल रही हैं, किसने क्या किया, पर एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जब बाइडन ने डिसाइड किया कि वो आएंगे मॉरल सपोर्ट देने के लिए, हथियार वगैरह तो खैर वो दे ही रहे हैं, कैरियर ग्रुप भी उन्होंने स्टेशन कर दिया है, तो क्या ये इजराइल के हित में था कि इस हॉस्पिटल को वो बॉम्ब करें? सर ये कैसे मालूम कि इजराइल ने किया है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जो आरोप लग रहे हैं इजराइल पे, हाँ। मैं उस पे सवाल उठा रहा हूँ। हाँ। क्या इजराइल को इससे फायदा हुआ? मुझे तो नहीं लगता कि इजराइल को इससे फायदा हुआ। तो एक तो क्वेश्चन मार्क ये मैं लगाना चाहता हूँ कि इजराइल को अगर फायदा नहीं हुआ तो वो अस्पताल को क्यों बॉम्ब करेंगे? एनीवे, जो भी है, इजराइल का तो एक नैरेटिव आया है, सबूत भी उन्होंने कुछ पेश किए हैं और उधर से कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो इजराइल ने बॉम्ब किया। एनीवे, ये एक चीज है। ईरान जो है उसका तो हमें पता है, बहुत सालों से वो हिजबुल्लाह और हमास को मदद देता रहा है, माली मदद और फिर वेपन्स, ट्रेनिंग वगैरह। वैसे एक बड़ी इसमें दिलचस्प बात ये भी है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, कि कतर में जो हमास के लीडर बैठे हैं, वो उनको छत्रछाया है इनका सबका, इजराइल का। इजराइल और अमेरिका दोनों कतर को इस्तेमाल करते हैं हमास को कब्जे में रखने के लिए, या हमास को पैसे देने के लिए भी वो भी कतर से ही जाता है। हमास को जितना पैसा जाता है, जो इंटरनेशनल एजेंसीज वगैरह हैं, उनके भी पैसे हमास दोहा के माध्यम से जाते। एक इजराइल का, और मैं कहूंगा बेंजामिन नेतन्याहू का एक मकसद ये था कि हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में जो दरार है, जो क्लीवेज है, उसको बनाए रखे।
इसीलिए उन्होंने हमास को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी किया है। पर हमास को क्यों फिर ऐसी मतलब नौबत आ गई कि इस स्टेटस को वो बिगाड़े? मेरे विचार में तो दो कारण हो सकते हैं। एक तो एक डर हो उनमें आगे घुस रहा था कि सऊदी अरेबिया अगर इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर ले तो बाकी सारे मुस्लिम देश जो है वो भी उसी रास्ते पे चल पड़े, और ये उनको बहुत फिक्र था। फिर हमारा जो पैलेस्टीनियन का मुद्दा है वो तो एजेंडा से ही बाहर चला जाएगा। फिर अरब देश है, मुस्लिम देश है, वो हमको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये मौका है कि उसको फिर इंटरनेशनल एजेंडा या इंटरनेशनल स्तर पे लाया। दूसरा, वो जो इसका उसी का एक कोलैटरल वो है कि वो जो इब्राहिम अकॉर्ड्स हुए थे, उन्होंने देखा कि ये अरब देश तो नॉर्मलाइजेशन के रास्ते पे चल पड़े, तो ये उनको एक बहुत बड़ा फिक्र। और इसीलिए मैं समझता हूं ये ईरान को भी बहुत बड़ा फिक्र था, क्योंकि ईरान और हमास का जो आइडियोलॉजिकल कनेक्टिविटी है वो है कि इजराइल को खत्म कर दिया जाए। ऑल्दो हमास ने 2019 में थोड़ा वो रोल बैक किया था, उन्होंने कहा था कि नहीं, हम 2 स्टेट सोल्यूशन राजी है, पर उनकी कुछ डिमांड्स थी उसमें कि इस जेरूसलम को कैपिटल होना चाहिए, सारे जो पैलेस्टीनियन एक्साइल में है उनको वापसी का हक होना चाहिए, और जो प्री 1967 बॉर्डर्स है उसको हम मानेंगे। ये उन्होंने कहा था, ये बात सही है। तो इसमें ईरान को भी फिक्र हो रहा था कि इस्लामिक वर्ल्ड में अगर सऊदी अरेबिया इजराइल की तरफ झुकता है और अमेरिका की तरफ झुकता है, अमेरिका का तो खैर एलाई है ही है, तो वो और भी थोड़ा बहुत आइसोलेट होंगे जी। और सऊदी अरेबिया को फिक्र ये है कि ईरान एटमी बम बना रहा है, तो इसीलिए सऊदी अरेबिया अमेरिकन और इजरायली के साथ हाथ मिलाना चाहता है, एक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बनाना चाहता है। तो ये सारी चीजें मिलके मुझे लगता है हमास इज एन इंस्ट्रूमेंट। हमास ने, मुझे लगता नहीं कि ये खुद अपनी तरफ से किया है, उनको बताया गया है कि ये सारे रीजन है, और उसमें उनकी मतलब मैं समझता हूँ वो शेयर करते हैं इस थॉट को कि अभी नहीं करेंगे तो हमारा जो स्ट्रगल है वो मतलब उनको यूज कर लिया गया ईरान ने कर